नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किल स्टडी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो भी एग्जाम हुआ था बैकलॉग वाला, और उसमें दोस्तों जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को और उनके सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें, उससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो रीजनिंग स्टार्ट हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। यानी दोस्तों इसका संबंध जो इससे है, यहाँ पर इसका संबंध यहाँ पर होना चाहिए जो डैश के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या बतानी थी कि क्या आएगी। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या दी हुई हैं। यानी दोस्तों 31 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 37, और 37 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 41, और 41 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 43, और 43 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो आएगी 47 यानी कि 47। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, मनीष नितिन का भाई है। यानी कि दोस्तों मनीष और नितिन जो है आपस में भाई हैं। शांता दया की माँ है, शांता दया की माँ हो गई, और मनीष की मौसी है। यानी दोस्तों मनीष की और नितिन की भी मौसी हुई शांता। तो वो आगे देखते हैं, मनीष का दया से क्या संबंध है। तो मनीष का दया से संबंध बताना है। तो दोस्तों मनीष की जब मौसी का लड़का हुआ दया तो उसका हुआ मोमेरा या फुफेरा या मौसेरा भाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेसिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। तो दर्पण प्रतिबिंब बताना था। दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो इनको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ई आएगी हमारी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अगर ई को देखें तो ई बस 2 ऑप्शन में दी हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे कट जाएंगे। अगर इन दोनों ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं तो इनकी ये तो आपको जो है उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें आप, आर के बाद डायरेक्ट एस से दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पर ई होना चाहिए आर और एस के बीच में। तो आर और एस के बीच में यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन में जो है हमारा ये दिया हुआ है। अगर आप इनको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे तीनों ऑप्शन बड़े ही आराम से कट गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से ही पूछा गया था। टेलीस्कोप शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानना था। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों स्टार्टिंग में हमारी ई आएगी, जबकि इन दोनों ऑप्शन में टी दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आराम से कट जाएंगे। और अगर आप इन दोनों ऑप्शन में अगर स्पेलिंग मैच करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा TEL इसमें दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें दोस्तों टी और एल डायरेक्ट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर टी और एल के बीच में ई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ई बीच में नहीं है। तो इस तरह से अगर इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आराम से हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चिकित्सा का संबंध स्टेथोस्कोप से है। तो आपको नाभिक का संबंध बताना था कि किससे है। तो दोस्तों नाभिक का संबंध होता है कंपास से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर बताना था कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन क्वेश्चनों में तो यहाँ पर 2 का वर्ग किया हुआ है, और 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो इन संख्याओं में अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 का वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि 9 जो है हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। यहाँ पर वर्ग आएगा हमारा 11 का। तो 11 का जो वर्ग होता है वो होता है दोस्तों 121। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए बेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। दोस्तों ऐसे अभिनेता बताने हैं जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी जो दिया हुआ है ये अभिनेता है और गायक भी, लेकिन दोस्तों ये इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर जो हैं वो ये हैं, यानी कि A, C, D इंजीनियर हैं, बी हमारा इंजीनियर नहीं है, ये गायक है। ये आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी में बी दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बेन आरेख पे ही पूछा गया था। दिए गए बेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता हो जो न प्लम्बर हैं न मोटर मैकेनिक। दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रीशियन बताने थे जो न तो प्लम्बर हो और ना ही मोटर मैकेनिक। दोस्तों ये मोटर मैकेनिक दिए हुए हैं
और ये प्लम्बर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये ना तो प्लम्बर है और ना ही मोटर मैकेनिक। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी में डी दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कूट भाषा में ALMIGSTY का कूट 95 है, इस भाषा में MESSIAH का कूट क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन सब का जो कोड होता है उनको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमें इसमें भी इनका कोड को जोड़ देना होगा। तो यहाँ पर 13 M का कोड होता है, 5 होता है E का कोड, तो ये 13 और 5 को जोड़ेंगे 18 और 19, और यहाँ पर S का कोड 19 और इस वाले S का भी कोड 19, तो 19 हो गए दोस्तों 38, और 38 और 18 हो गए यहाँ पर हमारे 56, और 56 में 9 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 65, और 65 में अगर A का कोड ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 66, और 66 में अगर 8 H का कोड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74। तो यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन निष्कर्ष से आधारित था। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक कथन दिया हुआ था और उसके नीचे जो है 3 कार्रवाइयाँ दी हुई थी। आपको इस कथन का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर कथन देख लेते हैं। तो कथन था, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो ये कथन दिया हुआ है और अगला इसकी कार्रवाइयाँ दी हुई है नीचे। तो पहली कार्रवाई थी, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग मरते हैं, तो सरकार जो है कहाँ तक उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और दूसरी कार्रवाइयाँ दी हुई थी, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही कार्रवाई है। और नीचे देखते हैं, आगे है, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं हो सकता, लोग जल पीना भी अपना बंद नहीं कर सकते। तो केवल दोस्तों दूसरी ही अनुसरण करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा केवल 2 अनुसरण करती है, तो बी ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह था, तो देख लेते हैं। एक तो उसके नीचे 3 कार्रवाई। तो यहाँ पर कथन था, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, ये हुआ है। वो इसके नीचे कार्रवाई देख लेते हैं। पहली है, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। तो ये सही बात है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। तो पहला कार्रवाई हमारी सही। अब नीचे देखते हैं। दूसरी कार्रवाई थी, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चला जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, दिल्ली के लोग अगर दूसरे शहरों में जाएंगे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। तो ये कार्रवाई हमारी जो है गलत हो गई। तीसरी देखते हैं, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। लोगों को जो है मानसून जब आए तो मच्छरों को भगाने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहली और तीसरी कार्रवाई हमारी अनुसरण करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1 एवं 3 दोनों अनुसरण करती हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष पर आधारित था। एक कथन दिया हुआ था, उसके नीचे निष्कर्ष। तो कथन देख लेते हैं। सभी चिकित्सक रक्षक हैं। तो यहाँ पर सभी चिकित्सक को हम रक्षक बना लेते हैं। ये हो गए चिकित्सक और ये हो गए रक्षक। और आगे है, सभी रक्षक महान हैं, और ये सभी रक्षक हो गए दोस्तों महान। अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं। दोस्तों ये हमारे चिकित्सक थे और ये थे रक्षक और ये थे महान। तो दोस्तों हाँ, ये सही बात है, कुछ रक्षक चिकित्सक होते हैं। और दूसरा निष्कर्ष था, सभी चिकित्सक महान हैं। दोस्तों सभी चिकित्सक तो महान हैं ही, ये चिकित्सक हैं, ये हैं रक्षक, और सभी चिकित्सक हैं महान। तो ये दोस्तों हो गए। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे दोनों निष्कर्ष जो हैं अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इन चारों संख्या में बताना था कि एक भिन्न संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 संख्या दी हुई है विषम और एक संख्या दी हुई है सम। तो दोस्तों ये 142 जो है यही इन तीनों से भिन्न है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा 142। तो डी ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें भी आपको भिन्न शब्द बताना था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर व्हेल दिया हुआ है, मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक। यदि आप देखें तो ये 3 जो हैं ये दोस्तों पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी, जबकि दोस्तों व्हेल मछली जो होती है वो केवल जल में रह पाती है। तो यही दोस्तों हमारा जो है इन तीनों से भिन्न है। तो व्हेल यहाँ पर आंसर राइट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिशा संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी।
स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का समय था, तो सूरज जो निकल रहा होगा वो पूरब दिशा से निकल रहा होगा। तो ये यहाँ पर पूरब दिशा, और ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये हो गई दोस्तों दक्षिण दिशा। राधा यहाँ पर है मान लिया, तो सूरज यहाँ से निकल रहा है। तो जब फाटक खोलने पर दोस्तों उसकी जो छाया पड़ी फाटक की, तो उसकी पड़ी उसके दाएं तरफ। तो उस दाएं तरफ छाया तभी पड़ सकती है जब राधा का मुंह हो दक्षिण दिशा की ओर। यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह हो गया, यहाँ पर हुआ फाटक, तो फाटक की छाया तभी उसके दाएं पड़ेगी जब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। यदि दोस्तों उत्तर दिशा में है तो फाटक की जो छाया पड़ेगी उसके बाईं तरफ पड़ेगी। तो दाईं तरफ पड़ी है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हमारा सही हो रहा है, तो उसका जो मुंह था वो था। तो दक्षिण दिया हुआ है दोस्तों बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि एस प्लस टी डिवाइड यू हो तो एस का यू से क्या संबंध है। दोस्तों एस का यू से संबंध बताना था, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले एस प्लस टी यानी कि दोस्तों ए प्लस बी वाली समीकरण। तो इसका मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी दोस्तों एस जो है वो टी की पुत्री है। एस और टी, टी की पुत्री यहाँ पर हो गई एस। आगे देखते हैं टी डिवाइड यू, यानी दोस्तों ए डिवाइड बी वाला देखेंगे, ए बी का पुत्र है, यानी दोस्तों टी जो है वो यू का पुत्र है। तो यू और इसका पुत्र हो गया टी पुत्र। अब आगे देखते हैं एस का यू से क्या संबंध है, यानी दोस्तों यू का पुत्र हुआ टी और टी की पुत्री हो गई एस। तो एस यू का हुई पोती। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा आपको पोती, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कूट भाषा में बींग का कूट 25 44 2 है, तो इस भाषा में हुमेन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो बी दिया हुआ है, तो बी का कोड 2 लिख दिया, और ई दिया हुआ है तो इसका कोड 5 लिख दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें 5 से ऊपर जितने भी कोड आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों आई का कोड होता है 9, तो इसको इन्होंने 5 से भाग दी, तो 5 से अगर 9 को भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। और आगे आता है एन, तो एन का कोड होता है 14, अगर 14 को हम 5 से डिवाइड करें तो 10, और बच जाएगा शेषफल हमारा 4, तो यहाँ पर भी इन्होंने 4 लिख दिया। और जी का कोड होता है 7, 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 2, तो ये यहाँ पर भी इन्होंने 2 लिख दिया। अब दोस्तों इसमें भी हमें इसी तरह से करना होगा, यानी कि दोस्तों जो 5 से ऊपर की कोड होता है तो उसको हमें 5 से डिवाइड करना है, लेकिन दोस्तों जो 5 से कम है उसको ऐसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर एच का कोड होता है 8, तो 8 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, तो 3 जो दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और आगे देख लेते हैं, यू दिया हुआ है, यू का कोड होता है 21, अगर 21 को हम 5 से डिवाइड करें शेषफल बचेगा 1, सही है। एम का कोड होता है 13, 13 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 3, सही है। आगे है 1, यानी कि दोस्तों जो 5 से कम है उसको ऐसे ही रहना देना है, तो ऐसे ही लिख दिया 1। और एन का कोड होता है 14, 14 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 4, यानी दोस्तों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि भाग का अर्थ योग, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों इस समीकरण का मान बताना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणा दिया हुआ है, तो गुणा का अर्थ हमें देखना होगा, तो गुणा का अर्थ दिया हुआ है भाग, तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ इसको चेंज कर दें, यहाँ पर हमने कर दिया भाग। और आगे है माइनस, तो माइनस का अर्थ देखना होगा हमें, तो माइनस का अर्थ देखें तो यहाँ पर माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हमने कर दिया गुणा। आगे दोस्तों डिवाइड का यानी कि दोस्तों भाग का मतलब देखना होगा, तो भाग का अर्थ दिया हुआ है योग, तो यहाँ पर हमने इसको भी प्लस कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है दोस्तों प्लस, प्लस का अर्थ देख लेते हैं, प्लस का अर्थ दिया हुआ है घटाव, तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस। दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें बोर्डमास नियम का ही पालन करना होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भाग देनी होगी, तो 5 से अगर 90 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 की और 7 की गुणा करनी होगी, तो 18 और 7 की अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 126, और 126 में दोस्तों उसके बाद 3 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 129, और 129 में से हमें 4 माइनस करना है, ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 125। तो 125 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से पूछा गया था, यदि भाग का अर्थ योग, प्लस का अर्थ घटाव, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग हो तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो इस समीकरण का मान बताना था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम गुणा का अर्थ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो गुणा का अर्थ दिया हुआ है भाग, तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं इसको। और आगे है माइनस, तो माइनस का अर्थ दिया हुआ है गुणा, तो माइनस का अर्थ गुणा कर लेते हैं हम। और आगे है डिवाइड, यानी दोस्तों भाग का अर्थ देखना है, तो भाग का अर्थ है योग, तो यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। और आगे है प्लस, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर घटाव,
तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर लिया। इसको भी दोस्तों बोडमास के नियम के द्वारा ये हल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 से हम 60 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 12। वो 12 और 6 की गुणा करनी होगी तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 यानी कि 72। और 72 में हमें 2 ऐड करना होगा यहाँ पर ये, तो 2 ऐड क्या तो 74, और 74 में से यहाँ पर हमें 8 माइनस करना है तो ये बच जाएगा हमारे पास 66। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 66। तो 66 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 20 क्वेश्चन जीके के और 40 क्वेश्चन हिंदी के। आपका यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में भी यही सिलेबस रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आधा नंबर का था। तो आपका इस एग्ज़ाम में भी प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों ऐसे शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, उससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।